वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने एक बी बोर्ड्स के लिए बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के लिए कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बिकॉज बी बोर्ड्स का मिशन बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है और हमारे स्टेट में उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली हर साल हम 10th में देखें तो 2 से 3 लाख के बीच में हमें से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, प्लस हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। इन फैक्टर को अगर कंसीडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। तो इनको कैसे टैकल किया जा सकता है, मेन स्ट्रीम किया जा सकता है, इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा बी बॉस का है। और बी बॉस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इसको क्या सपोर्ट चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, बी बॉस को भी। बी बॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है बट ये सारे काम को मिलके अलग अलग एक्टर्स को मिलके करना पड़ेगा। तो हमारे पास WCD डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, उनका भी सपोर्ट चाहिए, लेबर डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट चाहिए कि सिर्फ 10th और 12th नहीं करके कैसे स्किलिंग को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो हमारी रिपोर्ट का पर्पस वही था कि बी बॉस को स्ट्रेंथन करने के लिए बी बॉस में एंड एज वेल एज अदर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कैसे सपोर्ट कर सके और उसके बेसिस पे हम लोग एक रोड मैप तैयार कर सके कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम अभी जहाँ पे है वहाँ से कैसे बेटर परफॉर्म कर सकें। आज के इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल हैं? आज डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना ने इस रिपोर्ट को बनाया है, तो उनकी टीम है, एडुकेट गर्ल्स की टीम है, उसके अलावा हमारे बी बॉस से चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, हमारे सर हैं, बी बॉस के लेबर सेक्रेटरी अभी आने वाले हैं इनॉग्रल प्रोग्राम में, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बी बॉस के आने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास SCRT से है, कल संजय सर आने वाले थे, सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, उन्होंने अपना बेस्ट विशेज भेजा, वो नहीं आ पाए हैं, लास्ट मोमेंट में काम कर फंस गए। तो बी बॉस का DMI से कोलैबोरेशन होने जा रहा है, इसका मतलब आज इसको कोलैबोरेशन नहीं कह सकते, हम लोग हम एक रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कैसे हो सकता है। ये एक बिगिनिंग है, शुरुआत इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि हम लोग कैसे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। एक्चुअली मैं बी बॉस के बारे में, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन के बारे में एक संक्षिप्त आपको बताना चाहता हूँ। 2011 में राज्य सरकार ने, ये तो एक्चुअली जो ओपन स्कूलिंग का जो शीर्ष संस्था है उसको NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उनके द्वारा ये पूरे केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हर एक राज्य में एक स्टेट ओपन स्कूलिंग हो। उस स्टेट ओपन के तहत अंतर्गत, उस पॉलिसी के अंतर्गत बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन की स्थापना जो है 2011 वर्ष में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था के शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये स्थापना हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य धारा से जो शिक्षार्थी सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, चाहे किसी कारणों से जो मुख्य धारा से हट चुके हैं, उन शिक्षार्थियों को मुख्य धारा में हमारा लाना ही मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत ये जो शिक्षार्थी है हमारे, जिस तरह से अन्य बोर्ड ICSE, CBSE, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, मदरसा बोर्ड, बिहार स्कूल एडमिशन बोर्ड में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का परीक्षा देते हैं और उसकी जिस तरह से मान्यता है, उसके समतुल्य मान्यता इसकी भी है। बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग से जो विद्यार्थी पास करेंगे उनकी मान्यता उसी तरह से जिस तरह से अन्य बोर्ड की मान्यता है। इवन इसका रिकॉग्निशन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत भी दिया गया। जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको ये भी हायर एजुकेशन के लिए भी ये अवसर प्राप्त करता है बी बॉस। और बी बॉस में वो 2 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। एक ओपन स्कूलिंग है, तो इसीलिए शिक्षार्थियों को जो स्टडी लर्निंग मटेरियल है उसके थ्रू पढ़ना रहता है। दे आर नॉट सपोज टू जस्ट गो टू द स्कूल्स। उनको अपने घर पर ही स्व अध्ययन सामग्री जो मिलता है उसके थ्रू वो अपना अध्ययन करते हैं। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 2 हैं कोर्सेज, जैसे अन्य बोर्ड में है। तो इसमें शिक्षार्थी जैसे एडमिशन लेते हैं, इन शिक्षार्थी के जो स्पेशल फीचर्स है, जो इस बार NEP 2020 में भी इसका प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ ये शुरू से 2011 से ही चल रहा है। इसमें क्या है कि जो शिक्षार्थी एक बार एडमिटेड रजिस्टर्ड होते हैं वो 5 वर्षों के लिए होते हैं और 5 वर्ष के अंतराल में वो 9 बार सार्वजनिक परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं।
once a candidate is registered for 5 years, and over the period that 5 years, he can just appear in 9 public examination. और उसमें जितने जैसे 5 सब्जेक्ट लिए, 5 सब्जेक्ट में उन्होंने अगर 3 विषय में ही पास किया, 2 विषय में पास नहीं कर सके, तो वो अब उन्हें 3 विषय का जो मार्क्स जो है उनका वो संचित रह जाता है, और वो फिर मात्र 2 ही विषय में वो एग्जामिनेशन देंगे और बाकी फिर दे करके उनका फिर रिजल्ट निकल जाता है। एक बहुत फ्लेक्सिबल संस्था है जिसमें शिक्षार्थी अगर एक बार रजिस्टर्ड होते हैं तो 5 वर्षों के लिए है, और उसमें 9 बार सार्वजनिक परीक्षा में अपीयर होकर वो अपना वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का सर्टिफिकेट पा सकते हैं, जिसकी समतुल्यता पूरे भारतवर्ष में है भी, विदेशों में भी है। एक सेशन में कितने? वो कोई संख्या नियत नहीं है, निर्धारित नहीं है। इसमें जितने शिक्षार्थी चाहे, चूँकि ओपन है, इसमें किसी विद्यार्थी को विद्यालय अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी जिनको कि कुछ डाउट्स होते हैं, जो स्टडी लर्निंग मटेरियल मिलते हैं, वो वहाँ पर पीसीपी क्लासेस हैं, व्यक्तिगत संपर्क कक्षा होता है, और उसमें अपना डाउट्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन। पिछले सेशन में कितने बच्चे इन्वॉल्व हुए थे सर? पिछले सेशन में हमारे यहाँ करीब 21,000 के बच्चे अपीयर हुए थे। तो चूँकि ये ओपन बोर्ड है, ओपन बोर्ड में जो विद्यार्थी उधर से भी फेल करते हैं वो इधर आते हैं, और जो मेन इसका जो उद्देश्य है, जो किसी भी कारण से आर्थिक, भौगोलिक, किसी भी कारण से मुख्य धारा से हट गए हैं, वैसे शिक्षार्थी हमारे यहाँ आते हैं। बट वो ऐसा ये जो एक था अवधारणा है वो हट गया है। इसमें अब रेगुलर विद्यार्थी भी, जो ऐसे विद्यार्थी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं और जिनको नॉन अटेंडिंग क्लासेस में। मेरा नाम कृष्ण नारायण झा हुआ, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ बीमॉस का। मैं एजुकेट गर्ल्स से, जैसा कि नाम कहता है, हम बालिका शिक्षा के लिए कमिटेड हैं, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के आने के बाद जो एलिमेंट्री शिक्षा थी वो भारत में काफ़ी अच्छी तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो समस्या है वो शिफ्ट होकर के सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्तर पर आ गई है, और एजुकेट गर्ल्स भी अब सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे काम करने के लिए कमिटेड है। लेकिन जब हमने इस एज ग्रुप में काम करना शुरू किया जहाँ पे बच्चियाँ 15 साल से बड़ी हो गई हैं, तो हमने ये देखा कि बहुत से ऐसे परिस्थितियाँ हैं जिससे वो स्कूल वापस नहीं जा सकती, या तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या उनको ड्रॉप आउट हुए 3-4 साल हो गए हैं, और इस वजह से वापस स्कूल में जाकर के पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम कुछ ऑप्शंस तलाश रहे थे, और उसमें ओपन स्कूलिंग एक बहुत सही ऑप्शन आता है जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन देता है। अपने घर से पढ़ सकते हैं, अपने समय पे पढ़ सकते हैं, और अपने पेस से पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है और धीरे समझता है कॉन्सेप्ट को, समय लगाता है, तो ओपन स्कूल वो भी पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या ओपन स्कूल में एज लिमिट नहीं होता है? 14 साल से बड़े सभी एडमिशन ले सकते हैं अगर उन्होंने अपर एज क्या होता है? अपर एज नहीं है, अपर एज नहीं है। और ये जो खास करके हम समस्या जब देख रहे थे युवाओं में, कि अगर भारत के युवा देखें और लड़कियां देखें, तो 15 से 29 साल जो युवा की परिभाषा है, उसमें लगभग 9 करोड़ महिलाएं जो हैं वो नीट कैटेगरी में आती हैं, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, मतलब वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में कहीं है ही नहीं। तो अगर 9 करोड़ महिलाओं का बर्डन है, तो हमने ये देखा कि ग्लोबल मैपिंग में वो हम कहाँ आते हैं, भारत कहाँ आते हैं, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 8.6, और वो 8.6 कहता है कि दुनिया भर में हमें ये जो बर्डन है वो कम करना है, और भारत एक सब्सटैंशियल बर्डन ऐड कर रहा है इसमें। और भारत में अगर देखें हमारे स्टेट्स कहाँ पे, तो हमने कुछ 12 राज्य देखे हैं जहाँ 9 करोड़ के में सबसे ज़्यादा बर्डन राज्यों से आते हैं। बिहार उसमें नंबर 2 पे है। बिहार में वो महिलाएं जो 15 से 29 साल की हैं और नीट कैटेगरी में आती हैं, वो 95 लाख है एज़ पर मॉस्पी का प्रोजेक्शन। मॉस्पी भारत सरकार का विभाग है, और उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 2021 में लगभग 95 लाख महिलाएं 15 से 29 साल में बिहार में मेन स्ट्रीम ट्रेनिंग। और हम ये समझते हैं कि अगर इस एज कैटेगरी को शिक्षा से वापस जोड़ा जाए तो खाली शिक्षा काफ़ी नहीं होगी, शिक्षा के साथ उनको स्किल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है शिक्षा में वापस आने का वो रोज़गार या इनकम के थ्रू है, और सिर्फ शिक्षा उनको ये प्रॉमिस नहीं करता। और ओपन स्कूल ये प्रॉमिसेस भी लेकर के आता है कि जब आप 10th करो तो आप वोकेशनल एजुकेशन के साथ कर सकते हैं, आप 12th करें वो ITI इक्विवेलेंट हो सकता है। उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो डर उनके अंदर होता है, जो CBSE में मान्यता प्राप्त होता है, बिहार बोर्ड में होता है, वो ओपन बोर्ड में नहीं होता है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है, क्या मैसेज? देखिए, ओपन स्कूल कोई आसान रास्ता नहीं है, पढ़ाई तो यहाँ है, यहाँ पे बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें समझ में आया है। पहला फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने समय से पढ़ सकते हैं।
दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जो 5 विषय CBSE में लेने ही पड़ते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप और भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहती हूँ, अगर मैं ड्राइंग करना चाहती हूँ, म्यूज़िक लेना चाहती हूँ, अगर मैं कोई वोकेशनल एजुकेशन कोर्स लेना चाहती हूँ, तो ओपन स्कूल्स इस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो चीटिंग या आसान से पास करने की तो नौबत ही नहीं मन में आती। ये डर होता है ना कि अगर हम बेबॉस से पढ़ रहे हैं तो बड़े स्कूल में हमें एप्लीकेशन नहीं मिला, हमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, वो डर होता है, मान्यता नहीं मिल पाता है। ये डर होना नहीं चाहिए, क्योंकि सर ने अभी बताया मान्यता हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर। सो ये भ्रम है। जो सर्टिफिकेट की मान्यता है वो भारत सरकार, राज्य सरकार सब द्वारा मान्यता है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अलका है, एजुकेट गर्ल्स। SCRT की मुख्य जिम्मेदारी है कि भारत में जो न्यू शिक्षा पद्धति जो चलती है, जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, वो बिहार में भी सभी जगह लागू है। तो बिहार में लागू होने के लिए जैसे BBOS से भी हम लोग का संबंध होता है, क्या सिलेबस होगा, क्वेश्चन क्या सेट होगा, इसमें भी BBOS और SCRT मिलकर के काम करता है। BBOS मुख्य रूप से अभी तक एक ये भी विचार के साथ चल रहा है कि यदि किसी बच्ची का पढ़ाई छूट गया, बच्ची या बच्चा यदि किसी कारण बस पढ़ाई छूट गया, तो यहाँ उम्र की बाध्यता नहीं है। किसी भी उम्र में आपको जब सुविधा हो आप पढ़ सकते हैं, अपने आगे की पढ़ाई का शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी शिक्षा पद्धति जो लागू है, खास करके ADP 2020, इसमें इस बात को स्पष्टता के साथ जोड़ दिया गया कि पढ़ाई का मतलब है कि हम उसके साथ साथ कुछ दक्षता भी सीखें। तो जब हम दक्षता सीखने की बात करते हैं, तो जो हमारे नॉर्मल स्कूल हैं उसमें तो इस साल से क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू किया जाएगा। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, वो किसी कारण बस किसी न किसी व्यवसाय में इन्वॉल्व हो गए या घर में इन्वॉल्व हो गए, या खास करके लड़कियों के लिए हमारे यहाँ जो अभी भी समस्याएं हैं, बाल विवाह की समस्या है, या यदि उम्र पर भी शादी हो रही है तो शादी के बाद कुछ दिन वो धर्म या कार्य में वो व्यस्त हो जाती है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अब एक उम्र के बाद ज़रूरत पड़ती है उनको रोज़गार की, व्यवसाय की। NEP में ये भी कहा गया है कि केवल शिक्षा का अधिकार तो नहीं, हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार करने की भी क्षमता होनी चाहिए, और ये भी उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने रोजगार का अधिकार हो। तो जब रोजगार का अधिकार हमें है और हम किसी कारण बस अपने समय पर नहीं पढ़ पाए, तो अब हमको पढ़ाई भी करनी है और रोजगार भी करनी है। वैसे बहुत बड़ा एक तबका है बिहार में, बट खास करके लड़कियों का, लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है। उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद है कि आप अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ा सकिए और आप अपना व्यवसाय भी कर सकिए। आप सिलाई कर रही हैं, सिलाई के व्यवसाय करने वाली बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, बहुत सारे घरेलू काम करने वाली महिलाएं मिलेंगी आपको, जो अपने समय पर नहीं पढ़ पाएँ। आपको डांस म्यूजिक में इंटरेस्ट रखने वाली बहुत महिलाएं मिलेंगी। तो उस तरह के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने व्यवसाय को करते हुए अपने पढ़ाई की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। परिचय दीजिए। इंट्रोडक्शन मेरा हुआ रश्मि प्रभा, मेरा नाम हुआ, और मैं SCRT बिहार में संयुक्त निदेशक अकादमिक के पद पर